नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीपीएससी 105 की मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज में। अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो आप जानते होंगे कि इस सीरीज का हर वीडियो आपके क्वेश्चन पेपर की एक चाबी है। इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 को पूरी तरह खत्म किया था, जहां हमने तुलनात्मक राजनीति के क्या, क्यों और कैसे को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम उसी नींव पर यूनिट 2 की इमारत खड़ी करने वाले हैं। दोस्तों, यूनिट 2 तुलनात्मक विधि और कार्य नीतियां, ये वो यूनिट है जहां से इग्नू और बड़ी यूनिवर्सिटीज हर साल 20 नंबर का एक सवाल अनिवार्य रूप से पूछती है। आज की इस क्लास में हम सिर्फ चैप्टर रीड नहीं करेंगे, बल्कि उन 5 सबसे महत्वपूर्ण सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस यूनिट के लिए कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई प्रश्न आपसे परीक्षा में छूटेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का मास्टर क्लास। दोस्तों, किसी भी सफर पर निकलने से पहले उसका रास्ता पता होना जरूरी है। तो ये है हमारे आज के क्लास का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे तुलनात्मक विधि किसे कहते हैं, यानी उसकी अर्थ और परिभाषा, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा आगे की बातें समझ नहीं आएंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पद्धति का महत्व क्या है और एग्जामिनर यहाँ से कैसे घुमाकर सवाल पूछता है। तीसरा प्रश्न है जिसमें हम तुलना की सभी महत्वपूर्ण विधियां जैसे कि सांख्यिकी विधि, ऐतिहासिक प्रविधि को कवर करेंगे। और आखिर में हम केस स्टडी और ऐतिहासिक विधियों पर स्पेशल फोकस करेंगे, क्योंकि पिछले सालों में यहाँ से डायरेक्ट 20 नंबर का सवाल बना है। अगर आप इन 5 सवालों को मेरे साथ तैयार कर लेते हैं तो समझिए यूनिट 2 से आपके 20 नंबर पक्के आएंगे, अगर इस यूनिट से प्रश्न आता है तो, और प्रश्न निश्चित ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न जो है यह पूछता है तुलनात्मक विधि से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताते हुए हम पहले तुलनात्मक विधि के अर्थ और परिभाषा को बताएंगे, फिर हम उपशीर्षक में बताएंगे कि यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य राजनीति को समझने का वैज्ञानिक नजरिया विकसित करना है। अब पॉइंट नंबर 1 देखिए, दैनिक बनाम वैज्ञानिक तुलना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें तुलना कर खरीदते हैं, लेकिन राजनीति में यह केवल पसंद नापसंद नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित पद्धति है। इस बात को यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि राजनीति शास्त्र में हम रैंडम तुलना नहीं करते, बल्कि एक सिस्टम से चलते हैं। इसकी मूल परिभाषा क्या है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। यह राजनीतिक परिघटनाओं के बीच संबंधों, नियमितताओं और प्रतिमानों को पहचानने का नाम है, यानी दो देशों के बीच क्या पैटर्न बन रहा है उसे समझना ही तुलनात्मक विधि है। अगला पॉइंट बहुत जरूरी है, विश्लेषण का आधार। यह विधि सिर्फ यह नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि यह क्यों और कैसे का गहराई से विश्लेषण करती है। अंत में याद रखिए, यह शून्य में काम नहीं करती, यह समाज के जाल तंत्र यानी नेटवर्क ऑफ रिलेशन का अध्ययन करती है, यानी राजनीति समाज से अलग नहीं है। अब जब हमने अर्थ समझ लिया है तो चलिए देखते हैं इस विधि की असल प्रकृति या इसका नेचर कैसा है। तो अब हम बात करेंगे तुलनात्मक विधि की प्रकृति के बारे में। इसका जो उपशीर्षक है संबंधों की खोज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहला पॉइंट है वैज्ञानिक अन्वेषण। यह विधि हमारे रिसर्च को हवाई से बचाकर व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाती है। आप इसे नोट कर लें, क्योंकि बिना व्यवस्था के तुलना का कोई मतलब नहीं है। दूसरा बिंदु है अनुभवजन्य अध्ययन। इसका मतलब है कि यह केवल कल्पना पर नहीं, बल्कि वास्तविक डेटा, तथ्यों और पर्यवेक्षणों पर टिकी होती है। जब तक हमारे पास सबूत नहीं, तब तक तुलनात्मक राजनीति में उसकी जगह नहीं बनती है। तीसरा बिंदु है नियमितता की खोज। दुनिया के अलग अलग कोने में राजनीतिक प्रणालियों में जो बातें बार बार होती हैं, यह विधि उन्हीं को ढूंढती है। जैसे चुनाव के वक्त जनता का व्यवहार कैसा रहता है। आखिरी बात, यह विधि केवल समानता नहीं देखती, बल्कि विषमता भी देखती है, यानी दो देश अगर एक जैसे हैं तो क्यों, और अगर अलग हैं तो क्यों। तो इसी क्यों की तलाश इसकी असली प्रकृति है। विधियों और प्रकृति को समझने के बाद आइए देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान इस बारे में क्या सोचते हैं और विज्ञान से इसका क्या रिश्ता है। यह पॉइंट बहुत ही गहरा सवाल उठा रहे हैं, क्या तुलना के बिना विज्ञान संभव है। यहाँ हमारा टॉपिक तुलनात्मक विधि और विज्ञान का संबंध है। सबसे पहले जेम्स कॉलमैन के शब्दों को देखिए। उन्होंने साफ कहा है, यदि आप तुलना नहीं कर रहे हैं तो आप वैज्ञानिक नहीं हो सकते। इस लाइन को आप अपनी कॉपी और दिमाग दोनों में हाईलाइट कर लें, क्योंकि एग्जाम में यह कोट करने पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगी। इसी तरह स्वयंसन भी कहते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तुलना अनिवार्य है, यानी इसके बिना पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस नहीं कह सकते। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम यहाँ परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, यानी जो हम सोचते हैं उसे डेटा से तौलते हैं।
इससे हमारे निष्कर्षों की विश्वसनीयता बढ़ती है और राजनीति शास्त्र के निष्कर्ष अधिक मान्य और विश्वसनीय हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या राजनीति की तुलना वैसी ही है जैसी केमिस्ट्री या फिजिक्स की लैब में होती है? तो चलिए इस राज को खोलते हैं। तो यहाँ पर शीर्षक है राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में तुलना। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? स्क्रीन पर देखिए, भौतिक विज्ञान या रसायन की तरह हम जनता को लैब के अंदर बंद करके टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसानों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर नाम आता है सारटोरी का। सारटोरी कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में तुलना ही वह नियंत्रण प्रणाली है जो प्रयोगशाला की कमी को पूरा कर देती है, यानी तुलना ही हमारी लैब है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब एक तकनीकी अंतर समझिए। संभाव्यता, लैब में रिजल्ट निश्चित होते हैं, यानी विज्ञान में परिणाम निश्चित आता है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति में परिणाम संभाव्य होते हैं, यानी लाइकली आउटकम्स की तरह होते हैं। हम यह नहीं कह सकते ऐसा होगा ही, बल्कि हम यहाँ यह कहते हैं कि ऐसा होने का संभावना अधिक है। जैसे किसी देश में चुनावी सिस्टम का राजनीतिक स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है, इसे हम तुलना से ही जान सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आधुनिक समय में इस विधि का दायरा कितना बड़ा हो गया है और एरिफ वुल्फ जैसे विद्वान इस विषय में क्या कहते हैं। तो यह बिंदु जो है केवल अंतर नहीं, संबंधों की तलाश की बात करती है, यानी यह व्यापक सरोकारों की बात करती है। समाजशास्त्री अमील दुर्खिम का मानना है कि तुलनात्मक पद्धति रिसर्च को केवल वर्णनात्मक रहने से रोकती है, यानी यह हमें केवल कहानी सुनाने से बचाकर असली एनालिसिस व्याख्या तक लेकर जाती है, यानी विवरण से आगे ले जाती है। यहाँ एरिफ वुल्फ का तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि राष्ट्रों को अलग अलग टुकड़े या इकाइयों में मत देखिए, उनके बीच अंतर संबंध होता है और उनके बीच जो ऐतिहासिक संबंध है उनको देखना जरूरी है। यानी एक देश की राजनीति दूसरे के साथ कैसे जुड़ी है यह समझना अनिवार्य है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकला? तो स्क्रीन की आखिरी लाइन देखिए। तुलनात्मक विधि का जो अर्थ है, यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समानता, विरोध और विकास के संबंधों की पहचान करने में हमें मदद करती है। अगर आप इन 5 जो स्लाइड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इसके पॉइंट्स को एग्जाम में ऐसे ही लिख करके आएंगे और अपने से थोड़ा और इसे विस्तार दे देंगे, तो आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने समझा तुलनात्मक विधि का अर्थ क्या है, लेकिन अब जो सवाल आ रहा है वो एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल है, तुलनात्मक विधि का महत्व। अगर आप इस सवाल को छोड़ते हैं तो समझिए आपने सीधे 20 नंबर का रिस्क ले लिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये नोट्स और मेरी समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 2 को एकदम गहराई से। प्रश्न संख्या 2 है, तुलनात्मक पद्धति का महत्व एवं प्रासंगिकता। इस प्रश्न में हम तुलनात्मक विधि के महत्व एवं आवश्यकताओं को पहले समझेंगे। इसका सबसे पहला और बड़ा महत्व है राजनीति शास्त्र को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। अक्सर लोग राजनीति को सिर्फ कहानी, राजाओं के किस्से या इतिहास का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन तुलनात्मक विधि इसे इन सबसे ऊपर उठाकर एक वैज्ञानिक अन्वेषण का रूप देती है, यानी कि तुलनात्मक विधि इसे विज्ञान का रूप देती है। स्क्रीन पर देखिए, मैंने यहाँ जेम्स कोलमैन का तर्क दिया है। कोलमैन साफ कहते हैं कि तुलना के बिना राजनीतिक विश्लेषण वैज्ञानिक नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है तथ्यों को व्यवस्थित करना और उनके पीछे के लॉजिक को समझना। जब हम 2 अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारे निष्कर्ष ठोस हैं। यह पद्धति हमें केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से परखना भी सिखाती है। वैज्ञानिक आधार के बाद चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यह हमारे निष्कर्षों को प्रमाणित कैसे करती है। अब स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, यहाँ 2 महत्वपूर्ण शब्द है, सत्यापनीयता यानी वेरिफिकेशन और नियंत्रण। सत्यापनीयता का मतलब है कि जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं उन्हें दोबारा जांचने और प्रमाणित करने का अवसर मिलना। तुलनात्मक विधि हमें यही मौका देती है। इसका मुख्य उद्देश्य तथ्यों को व्यवस्थित एकीकरण करके विश्लेषण करना है। अब बात करते हैं नियंत्रण प्रणाली की। दोस्तों, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में लैब तो होती है जहां आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान में हमारे पास कोई लैब नहीं है। तो हम यहाँ जो वेरिएबल्स हैं, जो चर्स हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें? तो यहाँ पर जो है हमें तुलनात्मक विज्ञान में प्रयोग की कमी देखने के लिए मिलती है। लैब टेस्ट यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ प्रसिद्ध विद्वान सारटोरी का योगदान आता है। सारटोरी कहते हैं समाज शास्त्रों में नियंत्रण केवल तुलना के ही माध्यम से संभव है। तुलना ही
हमारी प्रयोगशाला है जहां हम अलग अलग परिस्थितियों को रखकर उनके परिणामों की जांच करते हैं। नियंत्रण के इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आइए हम स्लाइड 3 पर देखते हैं कि चरों की जांच कैसे करते हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा महत्व है चरों की जांच। स्क्रीन पर जो इमेज है इसको देखिए, यहाँ गरीबी, शिक्षा और अस्थिरता जैसे कारक दिखाए गए हैं। तुलनात्मक विधि हमें यह देखने में मदद करती है कि कौन सा कारक राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर रहा है। क्या यह गरीबी है या शिक्षा की कमी? यह स्पष्टता हमें तभी मिलती है जब हम विभिन्न राष्ट्रों की तुलना करते हैं, और यही जब हम तुलना कर लेते हैं तो जो शोध करता है उनको गलत निष्कर्षों पर पहुंचने से रोकती है या उन्हें गलत निष्कर्ष नहीं बनाने देती है। यानी तुलना से ही जो जांच होता है, यानी उस रिजल्ट की जो है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बनी रहती है। यही प्रक्रिया हमें सिद्धांत के निर्माण और परिकल्पना के परीक्षण तक लेकर जाती है। मान लीजिए हमारी एक सोच या परिकल्पना है कि लोकतंत्र हमेशा शांति लाता है। अब इसे साबित करने के लिए हमें दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ तुलना करनी होगी। यह पद्धति शोधकर्ताओं को गलत निष्कर्ष पर पहुंचने से बचाती है और हमारे ज्ञान की जो विश्वसनीयता है उसको बढ़ाती है। जब हमारी परिकल्पना सही हो जाती है तब हम सामान्य नियम की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सामान्यीकरण को, यानी जनरलाइजेशन। हमें सामान्यीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताती है। इसका मतलब है एक देश के अध्ययन से निकलकर ऐसे नियम बनाना जो पूरी दुनिया की राजनीतिक प्रणालियों पर लागू हो सके। तुलनात्मक विधि हमें दुनिया के अलग अलग कोनों में समान राजनीतिक व्यवहारों को खोजने में मदद करती है, जिसे हम नियमितता की पहचान कहते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है संभाव्यता, यानी प्रोबेबिलिटी। यह पद्धति निश्चित भविष्यवाणी के बजाय संभाव्य कार्यकारणों के संबंधों पर जोर देती है। यानी राजनीति विज्ञान में हम कभी भी 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जैसे कि कल बारिश होगी। इसके बजाय यह पद्धति संभाव्य कार्य कारणों पर जोर देती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर शिक्षा बढ़ेगी तो लोकतंत्र के मजबूत होने की भी संभावना बढ़ेगी। नियम बनाने के बाद हमारा अगला कदम होता है गहराई से विश्लेषण करना। अब हम बात करेंगे गहन विश्लेषण और समालोचनात्मक चिंतन की। दुर्खीम का विचार था कि तुलनात्मक पद्धति अनुसंधान को न केवल वर्णनात्मक होने से बचाती है, वर्णनात्मक का मतलब है सिर्फ कहानी सुनाना, जबकि हमारा असली लक्ष्य है विश्लेषण करना। यहाँ स्मेल्सर का एक बहुत ही शानदार तर्क है। स्मेल्सर कहते हैं कि लोकतांत्रिक या आबाद जैसे शब्द तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब हम उसकी तुलना किसी और से करते हैं। अगर मैं कहूं कि भारत एक महान लोकतंत्र है तो यह बात तभी सही साबित होगी जब मैं इसकी तुलना अन्य प्रणालियों से करूंगा। तुलना करने से हमें विसंगतियों का पता चलता है और हमें दूसरे के अनुभवों से सीखने का मौका मिलता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई प्रणाली असामान्य है या सामान्य। अंत में सबसे बड़ा महत्व है हमारे नजरिए को साफ करना। चलिए आखिरी स्लाइड पर पक्षपात की बात करते हैं। हमारी आखिरी स्लाइड जो है तुलनात्मक विधि के सबसे बड़े नैतिक महत्व को बताती है, पक्षपाती दृष्टिकोण से मुक्ति। पुराने समय में पश्चिमी विद्वान अपने व्यवस्था को श्रेष्ठ और बाकी दूसरी दुनिया को जो है बुरा कहते थे या पिछड़ा कहते थे। तुलनात्मक विधि ऐसे सरल वर्गीकरण यानी जो द्विचर प्रतिमान हैं, बाइनरी पैटर्न्स की कमियों को उजागर करती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे औपनिवेशिक काल में भिन्नताओं का इस्तेमाल शासन करने के लिए किया गया था। यहाँ एरिफ वुल्फ का विचार महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र जो है अलग थलग नहीं है, बल्कि उनके बीच गहरे संबंध हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक पद्धति हमें एक वैश्विक और निष्पक्ष राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हमें संकीर्ण सोच से बाहर निकालती है और आज के वैश्वीकृत दौर में राजनीति को समझने का सही रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि तुलना क्या है, यह क्यों जरूरी है, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, यानी कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की प्रमुख विधियां। मैं यहाँ आपको वो 5 औजार बताऊंगा जिनसे पूरी दुनिया की राजनीति को मापा जाता है। अगर आप इग्नू या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यह प्रश्न आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखिए रेडी फॉर क्वेश्चन 3 ताकि मुझे पता चले कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त का यह पेपर है तो उसे भी शेयर कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं विधियों का सफ़र। तो हमारा
प्रश्न 3 है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की महत्वपूर्ण विधियां। अक्सर हम सोचते हैं क्या तुलना करने का कोई परफेक्ट तरीका है, तो इसका जवाब है नहीं। तुलना करने के लिए कोई एक सही पद्धति नहीं होती। यह पूरी तरह से शोधकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर करती है। ये विधियां हमें आनुभाविक डेटा को व्यवस्थित करने में मदद करती है। आनुभाविक डेटा मतलब वो डेटा जो हम दुनिया में देखते हैं। आज हम जिन 5 मुख्य विधियों पर गहराई से बात करेंगे वे हैं प्रयोगात्मक विधि, दूसरी है केस स्टडी, तीसरी है सांख्यिकी विधि, चौथी है ध्यान केंद्रित तुलनाएं और 5वीं है ऐतिहासिक पद्धति। हम एक एक करके इन सब को समझेंगे ताकि आप एग्जाम में इन्हें विस्तार से और सही विद्वानों के नाम के साथ लिख सकें। चलिए सबसे पहले वैज्ञानिक दिखने वाली पहली विधि से शुरू करते हैं, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। हमारी पहली विधि है प्रयोगात्मक विधि। यह विधि प्राकृतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के सबसे करीब है। इसका मूल विचार है 2 स्थितियों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करना, यानी कि काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताना। यहाँ चरों का खेल होता है। शोधकर्ता एक स्वतंत्र चर को संचालित करता है और देखता है कि उसका आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन राजनीति में एक बड़ी चुनौती है, हम इंसानी समाज और उनके व्यवहार को किसी प्रयोगशाला में नियंत्रित नहीं कर सकते। इनके व्यवहार को नियंत्रित करना असंभव है, यानी लैब में लोगों की भावनाओं और परिस्थितियों को बंद करना बिल्कुल असंभव है। फिर भी यह पद्धति अन्य सभी तुलनात्मक विधियों के लिए आदर्श मॉडल का काम करती है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि डाटा को कितनी शुद्धता और नियंत्रण के साथ देखना चाहिए। जहां प्रयोगात्मक विधि लैब की बात करती है, तो हमारी अगली विधि केस स्टडी किसी एक मामले की गहराई में जाने की बात करती है। अब बात करते हैं केस स्टडी पद्धति की। जैसा कि स्लाइड पर माइक्रोस्कोप की इमेज से जाहिर है, यह जो पद्धति है या विधि है बहुत सारे देशों के बजाय किसी एक देश या एक विशिष्ट घटना का बहुत सूक्ष्म अध्ययन करती है। इसे राजनीति विज्ञान में स्मॉल एन स्टडी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केस की संख्या कम, अक्सर जो है सिर्फ एक ही होती है। इसकी उपयोगिता 2 मुख्य कारणों से है। पहला है नए राजनीतिक सिद्धांतों को जन्म देने के लिए, दूसरा है पहले से स्थापित सिद्धांतों की सत्यता को गहराई से जांचने के लिए। जैसे अगर हमें किसी खास देश की क्रांति को समझना है तो हमें वहां की केस स्टडी करनी होगी। हालांकि इसकी एक सीमा यानी इसकी एक लिमिटेशन भी है, और वो लिमिटेशन यह है कि एक अकेले केस से निकले निष्कर्षों पर आप आंख बंद कर इसे पूरी दुनिया पर गहराई से लागू नहीं कर सकते। लेकिन गहराई से समझने के लिए इससे बेहतर कोई और विधि नहीं है। तो जब हमारे पास केस कम हो तो हम केस स्टडी करते हैं, लेकिन जब केस बहुत ज़्यादा हों तब हमें सांख्यिकी पद्धति अपनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं चौथी पद्धति को, जो है सांख्यिकी पद्धति, स्टैटिकल मेथड। यह पूरी तरह से मात्रात्मक डेटा और गणितीय विश्लेषण पर आधारित होती है। इसमें हम उन चरों का उपयोग करते हैं जिन्हें अंकों में बदला जा सके, जैसे मतदान प्रतिशत, जनसंख्या, जीडीपी। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक साथ बहुत बड़ी संख्याओं में केसों को यानी लार्ज एन और चरों का अध्ययन कर सकती है। स्लाइड पर देखिए, यह जटिल और बिखरे हुए डाटा को टेबल और ग्राफ की मदद से सुसंगठित और प्रभावी बना देती है। अगर आपको यह देखना है कि दुनिया के 100 देशों में शिक्षा और लोकतंत्र के बीच क्या संबंध है, तो सांख्यिकी पद्धति ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह गणितीय सहसंबंध ढूंढने में माहिर है। संख्याओं के खेल के बाद अब देखते हैं जब हम सिर्फ 2 या 3 देशों को आमने सामने रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम ध्यान केंद्रित तुलनाएं कहते हैं। यह विधि हमारी ध्यान केंद्रित तुलनाएं कहलाती हैं। यह केस स्टडी और सांख्यिकी पद्धति के बीच का रास्ता है। इसमें राष्ट्रों की एक छोटी संख्या, अक्सर 2 या 3 का गहन तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इमेज में दिखाया गया है भारत और चीन की तुलना। इसमें 2 तरीके होते हैं। पहला है निहित तुलना, जिसे इम्प्लिसिट कंपैरिजन कहते हैं, और दूसरा है सुस्पष्ट तुलना, जिसे एक्सप्लिसिट कंपैरिजन कहते हैं। तो निहित तुलना में जो शोधकर्ता रिसर्चर है वह अपने ही देश को आधार मानकर दूसरे देश की व्यवस्था को देखता है या समझता है, जबकि सुस्पष्ट तुलना में 2 देशों के किसी एक विशिष्ट पहलू जैसे उनकी लोक नीति या चुनावी व्यवस्था की सीधी और स्पष्ट तुलना की जाती है। इसका फायदा यह है कि यह किसी विशेष मुद्दे पर
आपका पूरा ध्यान केंद्रित करने और बारीकियों को पकड़ने का अवसर देती है। तुलना सिर्फ देशों के बीच नहीं होती बल्कि समय के साथ होती है। चलिए आखिरी महत्वपूर्ण पद्धति देखते हैं, ऐतिहासिक पद्धति। हमारी पांचवी और बहुत ही प्रभावशाली विधि है ऐतिहासिक पद्धति। यह पद्धति मानती है कि वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं के जवाब हमारे अतीत में छिपे हुए हैं। थेडा स्कॉल्पल ने इस विधि का उपयोग करके बड़ी संरचनाओं जैसे राष्ट्र, राज्य और क्रांतियों का विश्लेषण किया। इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल यानी JS मिल के 2 नियम सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं जो आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। पहला नियम है सहमति की विधि, मेथड ऑफ एग्रीमेंट, जहां हम अलग अलग परिस्थितियों वाले केसों में उन साझा कारणों को ढूंढते हैं जो एक जैसी घटना पैदा कर रहे हैं। और दूसरा है अंतर की विधि, मेथड ऑफ डिफरेंस, जहां हम समान दिखने वाले स्थितियों के बीच उस एक छोटे से कारक को पकड़ते हैं जो परिणाम में अंतर पैदा कर रहे हैं। यह विधि हमें समय के प्रवाह में राजनीतिक विकास को समझने की शक्ति देती है। तो आप जो है एग्जाम में इन नियमों को 1 और 2 करके लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये डायग्राम बना सकते हैं तो आपके नंबर पक्के बढ़ेंगे। इन सब विधियों को समझने के बाद अब समय है एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने का। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्रत्येक पद्धति के अपने लाभ और सीमाएं हैं। निष्कर्षतः कोई भी पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। आधुनिक समय में शोधकर्ता सम्मिश्रण यानी ट्रायंगुलेशन का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है एक से अधिक पद्धतियों का आपस में मिलाकर उपयोग करना ताकि निष्कर्ष अधिक सटीक निकले और विश्वसनीय हो। पद्धति का चुनाव हमेशा 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। वो है डाटा की उपलब्धता, शोध का समय और अध्ययन का क्षेत्र। यानी आपके पास कितना आंकड़ा उपलब्ध है, शोध के लिए कितना समय है और आप किस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। यही विधियां हैं जो तुलनात्मक राजनीति को आज एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में दुनिया के सामने खड़ी करती है। अब हम बढ़ेंगे अपने स्पेशल सवाल की तरफ, जो है केस स्टडी। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे स्पेशल सवाल पर, केस स्टडी पद्धति। अगर आप पिछले साल के पेपर्स उठाएंगे तो देखेंगे यह सवाल अक्सर अलग से 20 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। इस सवाल को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दें, ताकि मुझे यूनिट 3 की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मुझे मोटिवेशन मिले यूनिट 3 बनाने की। चलिए समझते हैं क्यों एक सिंगल केस पूरी दुनिया की राजनीति को समझने की ताकत रखता है। तो हमारा प्रश्न 4 बहुत ही विशेष है, केस स्टडी का विस्तृत विश्लेषण। सरल शब्दों में कहें तो केस स्टडी का मतलब है किसी एक मामले को बहुत गहराई से या सूक्ष्मता से अध्ययन करना। अब सवाल उठता है कि यह केस क्या हो सकता है। स्क्रीन पर देखिए, यह केस पूरा एक देश, एक संस्था, एक क्रांति या एक विशेष राजनीतिक घटना हो सकती है। यह विधि तुलनात्मक राजनीति के लिए मौलिक और विस्तृत आंकड़े प्रदान करती है। अक्सर छात्र भ्रमित हो जाते हैं कि अगर हम सिर्फ एक केस पढ़ रहे हैं तो यह तुलनात्मक कैसे हुआ। तो याद रखिए, भले ही हम एक केस पर केंद्रित हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य व्यापक राजनीतिक सिद्धांतों को समझना होता है। यह एक माइक्रोस्कोप की तरह है जो हमें व्यवस्था के अंदरूनी हिस्से को दिखाता है। अब जबकि आप समझ गए हैं कि केस स्टडी क्या है, तो चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। केस स्टडी की महत्ता इन डेप्थ यानी सूक्ष्म समझ और गहन जांच में छुपी हुई है, जो सामान्यीकरण का आधार देती है, जबकि सांख्यिकी पद्धति शायद नहीं दे पाती। यह विधि विपथगामी केस यानी डेविएंट केस के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये डेविएंट केस यानी विपथगामी केस क्या होते हैं? तो ये वे केस होते हैं जो सामान्य नियमों को तोड़ते हैं, यानी सामान्य नियमों से अलग हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक सामान्य नियम है कि अधिकांश विकसित देशों में समाजवादी दल होते हैं, लेकिन अमेरिका एक अपवाद है। अब अमेरिका में ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब हमें केवल केस स्टडी से ही मिलता है। यही सूक्ष्म जांच भविष्य की बड़ी तुलनाओं के लिए आधार वाक्य या बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करती है। बिना एक सफल केस स्टडी के हम बड़े राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकते। यह हमें व्यवस्था की उन बारीकियों से परिचित कराती है जो डाटा में कहीं छिप जाती है, यानी कि उसकी इन-डेप्थ समझ जो है हमें यह देती है। केस स्टडी के महत्व को समझने के लिए हमें इतिहास में चलना होगा और महान विचारकों के दृष्टिकोण को देखना होगा। तो तुलनात्मक राजनीति में
एलेक्सिस टॉकविले का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। इनकी दो महान कृतियां हैं, पहली है फ्रांस की क्रांति और दूसरा है अमेरिका में लोकतंत्र। ये केस स्टडी के बेहतरीन उदाहरण हैं। टॉकविले ने समानता, स्वतंत्रता और स्थिरता जैसे मुद्दे को दोनों देशों के संदर्भ में देखा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है आनुषिक केस यानी इम्प्लिसिट कंपैरिजन। जब टॉकविले अमेरिका का अध्ययन कर रहे थे तो उनके दिमाग में फ्रांस की स्थिति हमेशा एक तुलना के रूप में मौजूद थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक अकेला केस भी तुलनात्मक हो सकता है यदि उसे व्यापक वैचारिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। उन्होंने सिखाया कि एक देश को गहराई में जानकर हम पूरी दुनिया के लोकतंत्र की दिशा को समझ सकते हैं। टॉकविले के बाद चलिए अगले स्लाइड पर एक और महान विद्वान थेडा स्कॉल्पल के योगदान को देखते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में केस स्टडी को समझने के लिए थेडा स्कॉल्पल का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपनी रिसर्च में फ्रांस, रूस, चीन को एकल और समूह केस के रूप में पढ़ा। उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक केस की एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि दी। सकारात्मक केस वो हैं जहां क्रांतियां सफल हुई, जैसे 1917 की रूसी क्रांति। नकारात्मक केस वो हैं जहां वैसी ही स्थितियां थी पर क्रांति नहीं हुई, जैसे 1905 की रूसी विफलता। इन दोनों की तुलना कर के स्कॉल्पल ने उन छिपे हुए कारणों को उजागर किया जो बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे होते हैं। यह स्लाइड हमें यह बताती है कि इतिहास केवल तारीखें नहीं बल्कि केस स्टडी के माध्यम से सीखने वाला एक बहुत बड़ा सबक है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर केस स्टडी के इतने फायदे हैं तो कुछ चुनौतियां भी होंगी। चलिए अगले स्लाइड में जानते हैं केस स्टडी पद्धति की चुनौतियों को। केस स्टडी जितनी प्रभावशाली है इसकी अपनी ही कुछ चुनौतियां और सीमाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है वैज्ञानिक सटीकता की और सामान्यीकरण की। आलोचक कहते हैं कि केवल एक या दो केस के आधार पर पूरी दुनिया के लिए नियम बनाना जोखिम भरा है। इसीलिए यहाँ पर सीमित डेटा या सीमित आंकड़ा होता है और जोखिम नहीं लिया जा सकता। दूसरी है सांख्यिकी की कमजोरी। तो केस स्टडी को सांख्यिकी की कमजोरी भी कहा जाता है क्योंकि हमारे पास बड़े आंकड़ों की कमी होती है जिससे हमें निष्कर्षों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना कठिन हो जाता है। एक और बड़ा खतरा है पक्षपात का। शोधकर्ता को उस विशेष केस के प्रति लगाव उसके निष्कर्ष को जो है प्रभावित कर सकता है। हैरी एक्स्टीन जो है तर्क देते हैं कि कम केसों पर आधारित निष्कर्ष जो है केवल वर्णनात्मक रह जाते हैं और वे विश्लेषणात्मक नहीं होते, यानी सिद्धांत का जो है रूप नहीं ले पाते हैं। इसीलिए एक शोधकर्ता के रूप में हमें बहुत ही निष्पक्ष रहने की जो है जरूरत होती है। चुनौतियों के बावजूद भी केस स्टडी का अंत नहीं हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि केस स्टडी का भविष्य क्या है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि केस स्टडी जो है तुलनात्मक राजनीति का अनिवार्य स्तंभ है। इसे प्रयोगशाला की पहली खिड़की कहा जाता है जहां से हम राजनीतिक सच्चाई को पहली बार देखते हैं। आज के समय में इसे पूरक पद्धति यानी सप्लीमेंट्री मेथड्स के रूप में जाना जाता है। यानी जब हम इसे सांख्यिकी या ऐतिहासिक पद्धति के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो इसके सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। यह राजनीतिक प्रणालियों की विविधता को समझने और उनके बीच अंतर संबंधों को पहचानने का सबसे मानवीय और गहरा तरीका है। भले ही डेटा की दुनिया बड़ी हो जाए, लेकिन किसी एक देश की घटना की रूह को समझने के लिए हमेशा केस स्टडी की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब इस यूनिट के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं जो है ऐतिहासिक विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह 200 शब्दों के आसपास हमें लिखना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी विधि की जो हमें अतीत में ले जाती है। जी हाँ, ऐतिहासिक विधि व्यवस्था रातों रात नहीं बनती बल्कि यह लंबी ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। ऐतिहासिक विधि तो यह पद्धति जो है राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं को उनके ऐतिहासिक संदर्भों में समझने पर जोर देती है। इस पद्धति का मूल मंत्र क्या है? यह मानती है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था रातों रात विकसित नहीं होती बल्कि यह लंबी ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उनको क्यों और कैसे समझने के लिए हमें अतीत का अध्ययन करना ही होगा। यह इतिहास की केवल उन कहानियों के रूप में नहीं देखती बल्कि उसे व्यवस्थित डाटा मानकर उसका विश्लेषण करती है। इस पद्धति को कौन कौन से विद्वान आगे लाए और उन्होंने तुलना के कौन से नियम दिए, चलिए देखते हैं। तो इनमें जो है
प्रमुख योगदानकर्ताओं में जॉन स्टुअर्ट मिल यानी JS मिल का नाम आता है। उन्होंने ऐतिहासिक तुलना के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए। पहला नियम है सहमति की विधि। जब विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले मामलों में समान परिणाम मिलते हैं तो उनके साझा कारणों की पहचान की जाती है, यानी कॉमन फैक्टर्स निकाले जाते हैं। दूसरा जो है वो है अंतर की विधि। जब समान पृष्ठभूमि वाले मामले में अलग अलग परिणाम दिखते हैं तो उस विशिष्ट कारक को ढूंढना पड़ता है जो कि अंतर पैदा करता है, और इसे डिस्टिंक्ट फैक्टर कहते हैं, या डिफरेंट फैक्टर डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पर होता है। इसके अलावा टेरा स्कॉल्पल ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन में फ्रांस, रूस और चीन की क्रांतियों का तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण किया, और विश्लेषण से यह दिखाया कि कैसे इतिहास हमें वर्तमान की जो जटिलताएं हैं उनको सुलझाने में मदद करता है। साथ ही साथ E.H. कार का प्रसिद्ध कथन है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है, जो हमें इस विधि के महत्व को समझाता है। क्या यह विधि परिपूर्ण है या इसकी कुछ सीमा है? तो आइए अब उस चीज को समझते हैं। तो ऐतिहासिक विधि की उपयोगिता बहुत बड़ी है। यह हमें राष्ट्र राज्य के उदय, क्रांति, औद्योगिकरण, लोकतंत्र के विकास जैसी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके से मदद करती है। यह लंबे समय के प्रभावों को उजागर करती है जो किसी तत्कालिक अध्ययन में अक्सर छूट जाते हैं, लेकिन इसके कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है डाटा की विश्वसनीयता, यानी आंकड़ा जो है वो सही है या क्या है वो कंफ्यूजन वाला रहता है। यानी कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है अक्सर इनकम्प्लीट होते हैं, अपूर्ण, पक्षपाती या गलत व्याख्या वाला हो सकता है। सामान्यीकरण में कठिनाई, जनरलाइजेशन नहीं हो पाता, यानी कि अतीत की जो घटनाएं हैं उसको पूरी तरह से दोहराया नहीं जा सकता, जिसके कारण सार्वभौमिक नियम बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यह विधि जो है भविष्यवाणी करने में उतनी सटीक नहीं है जितनी कि सांख्यिकी की विधि। अंत में शोधकर्ताओं की व्यक्तिपरकता भी ऐतिहासिक विश्लेषण को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसका उपयोग करते समय सावधानी बरतना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने यूनिट 2 के उन 5 स्तंभों को समझा जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। हमने अर्थ से लेकर केस स्टडी तक के हर पेचीदा पॉइंट को आसान भाषा में कवर किया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तुलना करने के तरीके तो हमने जान लिए, पर तुलना करेंगे किसकी? अगले वीडियो में यानी यूनिट 3 में हम घुसेंगे संस्थागत दृष्टिकोण की दुनिया में। वहाँ हम देखेंगे कि संस्थाएं कैसे राजनीति का खेल बदलती हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन कैसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट मिशन यूनिट 3 संस्थागत दृष्टिकोण, अर्थ और उसकी प्रमुख विशेषताएं, यानी कि इस पूरे चैप्टर का हम पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आज की क्लास में आपको वैल्यू मिली है तो कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आपके कमेंट्स ही इस सीरीज को जारी रखने की ताकत देते हैं। मिलते हैं अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।